गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत। आज हम इतिहास का जो पहला चैप्टर है, कैसे, कब और कहाँ, इसके बारे में हम देखेंगे। अभी हमने इस अध्याय के हमने पहले बताया कि दो वीडियो हमने बनाए हैं। तो ये दूसरा भाग आप देखिए। तो पहले भाग के अंदर हमने ये देखा था कि इतिहास किसे कहते हैं, तारीख इतिहास की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण होती है, लोग इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ देते हैं, भारत के गवर्नर जनरलों का कार्यकाल और उनके काम नीतियों के बारे में हमारे भारत के ऊपर उसका क्या परिणाम हुआ, उसका क्या फ़ायदा हुआ, उसमें इस अवधियों को हम कैसे तय करते हैं, उसमें इतिहास के कालखंडों के बारे में हमने देखा। जेम्स मिल की भारत के परिवेश में ब्रिटिशों का शासन होना क्यों ज़रूरी था, क्यों ज़रूरी है, उनके निकष भी हमने देखे। अभी हम इस अध्याय के अंदर औपनिवेशिक शासन के समय दस्तावेज एवं रिकॉर्ड प्रशासनिक दृष्टि से उनका क्या महत्व था। इसके अलावा ब्रिटिशों को लगता था कि किसी भी देश में शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने सर्वेक्षण के दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को उन्होंने संभाल के रखा और उससे उन्होंने प्रशासन चलाया। अब ये औपनिवेशिक युग क्या है, अंग्रेजों ने हमारे देश को किस तरह जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप सभी को पता है कि ब्रिटिशों ने, जैसा कि 1857 के विद्रोह के समय जो बहादुर शाह जफर दिल्ली के तख्त पर थे, उनको उन्होंने निकाल कर कैसा उनके साथ उन्होंने यांगून में जाकर उनके लड़कों को उनके सामने उन्होंने मार डाला। तो कई जगह पर उन्हें जोर ज़बरदस्ती शासन या दबाकर शासन स्थापित किया। अंग्रेज़ों ने किस तरह अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के संवैधानिक अधिनियम भारत के अंदर लागू किए। अपने खर्चों के लिए राजस्व वसूल उन्होंने किए। अंग्रेज़ों ने अपनी जरूरी चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और ब्रिटेन में ले जाकर उसको अधिक कीमत पर उन्होंने बेचा। उन्होंने निर्यात के लिए महत्वपूर्ण जो फसलें थी उनको उन्होंने खेती करने के लिए यहाँ के किसानों पर ज़बरदस्ती की। तो इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, उसके बारे में भी हमको देखना है। अंग्रेजों के कारण औपनिवेशिक युग में क्या बदलाव आए। अभी हमने देखा औपनिवेशिक युग में जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण या औपनिवेशिक युग उसको कहते हैं। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप का वो भूभाग जिस पर यूरोपीय साम्राज्य था, यूरोपीय साम्राज्य में जैसा उसमें पुर्तगाली है, डच है, फ्रांसीसी है, अंग्रेज़ है, ये सभी यूरोपीय देशों के शासक, इन्होंने ये ईस्ट इंडिया कंपनीज उन्होंने यहाँ पर शासन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ईस्वी सन 1600 से उसकी स्थापना पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य की गई थी। तो ये 1857 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चला और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति होकर सीधा शासन ब्रिटिशों के पास आता है। जैसा कि 1858 से 1947 तक क्राउन की सरकार ने संवैधानिक सीमा में रहते हुए मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल संसदीय संस्थाओं को विकसित करने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन भी राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से एक नया प्रयोग क्षेत्र माना गया। सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संवैधानिक विकास के चरण जिन महत्वपूर्ण वर्षों से गुजरता है, उसमें 1813, 1833, 1818, 1861, 1893, 1909 और 1935 का इंडियन काउंसिल एक्ट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब भारत में अंग्रेजों ने सत्ता स्थापित करने के बाद
धीरे धीरे करके भारतीयों के ऊपर एक एक अधिनियम लगाकर कैसा शासन किया, तो उसका हमको इतिहास मिलता है। हमने पहले स्लाइड में कुछ देखा और अपनी ज़रूरतों के लिए उन्होंने किस तरह के बदलाव किए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यता और पसंद नापसंद रीति रिवाज और तौर तरीकों में अंग्रेजों ने किस तरह के बदलाव लाए। जैसा सती प्रथा पर रोक लगा दी, जैसा कि जो बाल विवाह होता था उसके ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो उन्होंने जो कई मूल्य मान्यता या अंधश्रद्धाएँ रीति रिवाज थे, उन्होंने उसमें कानून में बदलाव करके देश के ऊपर लागू किए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए ऐतिहासिक इतिहासकार कौन कौन से स्रोतों का उपयोग करते हैं? क्योंकि हम लोगों को पिछला इतिहास जानना है। जैसा मध्यकाल का इतिहास है, प्राचीन काल का है, जैसा ताम्रपत्र है, ताड़पत्र है, भूर्जपत्र है, या पत्थर पर उत्कीर्णित किए हुए कई चीज़ें हैं, जैसा कि सम्राट अशोक के समय पत्थरों पर उत्कीर्णित किए हुए संदेश हमको मिलते हैं। तो हमको इतिहास जानने के लिए इन स्रोतों की हमें आवश्यकता होती है। सिक्के हैं, किले हैं। तो अंग्रेज़ों के समय में उन्होंने प्रशासन में अभिलेखों को कैसा तैयार किया, और ये दस्तावेज और रिकॉर्ड्स आज के दिन में, आज के समय में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाया गया सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन है। तो आज भी हम उसका उपयोग करते हैं, उनके महत्वपूर्ण दस्तावेजों का। आज भी जो कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस में हमारी खेती के और अन्य आज भी हम लोग नकल निकालते हैं। अंग्रेजों का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी है। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है और उससे क्या है, कोई किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हो सकती या वाद विवाद नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे यदि रिकॉर्ड्स आपके पास है तो आप उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। आज भी आप लोग देखते हैं कि कई आपका जो सर्वोच्च ऑफिस है, फिर जैसा कि राज्य का ऑफिस है, तो उसके बाद आपका कोई मंत्रालय में निर्णय लिया जाता है, फिर वो आपका कमिश्निंग ऑफिस में आता है, फिर उसके बाद आपका कलेक्ट्रेट में आता है, उसके बाद आपके तहसील के पास आता है, फिर आपके ग्रामीण स्तर पर। तो इस तरह के ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन पर आधारित संस्कृति आज भी है। अंग्रेजों को लगता था कि तमाम दस्तावेजों, पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष तैयार किए। आज भी अभिलेख कक्ष आपको मिलते हैं। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते हैं। दस्तावेजों को बचाए रखने के लिए उन्होंने अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए। अभिलेखागार यानी आर्काइव्स और संग्रहालय यानी म्यूजियम, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं दोनों भी। अभिलेखागारों में कौन से दस्तावेज होते हैं, ये बहुत हमारे लिए जानना ज़रूरी है। या आर्काइव्स में कौन से दफ्तर हो, क्या क्या रिकॉर्ड होता है। 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापन आपको मिलते हैं, रिकॉर्ड मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रांतीय ऑफिस से आपके कलेक्टर से तहसीलदार और फिर ग्रामीण स्तर पर, और हर चीज़ का हमारा इन रिकॉर्ड से हमारा कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध आता है। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। ऊपर के अधिकारियों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। आज भी महसूल संबंधी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकल निकालते हैं। जैसा कि हम महसूल यानी अपने खेती ज़मीन के संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने मकान के हैं, और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, या कोई हमारा पुराना इतिहास हम जानना चाहते हैं, उसमें अध्ययन करना चाहते हैं,
तो ये इस दस्तावेज़ों की हम नकल निकाल कर उस पर आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या आपके किसी भी काम में उसका उपयोग आ सकता है, आपके वैयक्तिक पर्सनल काम के लिए भी। खुर्शन वसी जो है, मतलब ये लिखने वाले लोग, उनका हैंडराइटिंग बड़ी सुंदर, जिनकी सुंदर हस्ताक्षर है, वो लोग लिखते थे। 19वीं सदी में छपाई के तकनीक के कारण कई सारी प्रतियां निकलने लगी। अभी आप देखिए, ये राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में इसको बनाया गया। ये काफ़ी ज़बरदस्त है, दिल्ली में है ये। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए। जैसा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो कैनिंग थे, जैसा उनको वायसराय बनाया गया, और उसके पहले जो पद हुआ करते थे उसको गवर्नर जनरल बोलते थे। तो ये बड़ा बदलाव, वायसराय नया पद आ गया। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों के पास जो इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों के पास सोच में इन संस्थानों का कितना महत्व था। और आज भी हम लोग इस राष्ट्रीय अभिलेखागार या राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर जो दस्तावेज या रिकॉर्ड्स है, उनका हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। और इससे हमें पता चलता है कि अंग्रेज़, उनकी नीतियाँ, उस समय की व्यवस्था, सामाजिक इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सब हमको लिखित डॉक्यूमेंट के रूप में हमको देखने को मिलता है, और उसका हम अध्ययन करते हैं। सर्वेक्षण का महत्व क्या है? सर्वे क्यों करते थे लोग? सर्वेक्षण का महत्व अंग्रेजों के शासन काल में शुरू हुआ। उनका विश्वास था कि किसी भी देश पर शासन चलाने के लिए उसे सही ढंग से जानना जरूरी है। अब यदि किसी भी चीज़ का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक एक चीज़ बारकाई से उसे देखना ज़रूरी है। तो इसी तरह अंग्रेज़ों को लगा कि हमें यहाँ यदि शासन करना है तो हमें इस देश को जानना बहुत ज़रूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए। आज भी आप लोग देखते हैं कि मानचित्र के अंदर हर एक छोटी छोटी चीज़ का उसमें जिक्र क्या होता है, और वो मानचित्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसा मंदिर है, चरवाह है, या कौन सी खाली पड़ी जगह है, सरकारी ज़मीन है, जंगल है, घास है, कब्रिस्तान है, तो ये पूरा हमको मानचित्र में भी मिलता है। उस सर्वेक्षण का उपयोग उसके अंदर उन्होंने किया। गांव में राजस्व सर्वेक्षण, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का मुख्य जो आय का स्रोत था वो था भूमि पर, ज़मीन पर टैक्स या राजस्व लगाकर जो उनको मिलता था, वो मुख्य स्रोत था। मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल के बाद जनगणना का प्रारंभ हुआ। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, और मोस्टली उस समय देखा जाए तो बंगाल और उस समय मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, ये 3 बड़े प्रांत थे जो ईस्ट इंडिया 1857 के विद्रोह के पहले। अब इसमें बाद में थोड़ा प्रांत और बढ़ गए। जैसा कि लोगों की संख्या जनगणना में शिरगंती की जाती थी, उसमें लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय, इनके बारे में जानकारी होती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, वन और आदि सर्वेक्षण भी होने लगे। जैसा अभी आप ये चित्र देखिए, ये जो चित्र है शेरीपे का पौधा है, 1770 के दशक में इसको बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। ये नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों के द्वारा बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे कि इस तरह की जानकारियां किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो वह अंग्रेज ये जानना चाहते थे या कौन से पेड़ हैं, कौन से पौधे हैं, वनस्पति है। और आप जानते हैं कि यहाँ के जंगलों का, वनों का अंग्रेज़ों ने आगे चलकर उसका काफ़ी अपने देश में भी ले गए और उसका उपयोग भी उन्होंने किया। रेल पटरियाँ डालने के लिए भारत में भी उसका उपयोग किया। चित्र क्रमांक 6 को आप देखिए। बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। जेम्स मिल द्वारा बनाया गया चित्र यह 1832 का। तो यदि उसको हम ध्यान से देखें तो सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले
बहुत सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में इसमें दिखाया गया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ, इनमें अलग-अलग चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। ये लोग उसका सर्वेक्षण कर रहे हैं, पेड़-पौधे, उनके रावटी रहने की जगह यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखने के लिए उनका ये हिस्से में दिखाया गया है और उसमें चित्रकार इस परियोजना को वैज्ञानिक स्वरूप आम तौर पर देना चाहता है। इसके अलावा अगला चित्र आप देखिए, ये 1857 के विद्रोह का चित्र है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। उनमें से हमें चित्रकार की सोच का पता चलता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तिकाओं में यह तस्वीर कई जगह पर दिखाई देती है और इसमें ये तस्वीरों में लिखा गया है, बागी सिपाही। अभी आप देख सकते हैं, ये सिपाहियों को दिया है, ये लूट खसोट रहे, जैसा कोई यह सामान नीचे पड़ा हुआ है, ये लूट खसोट रहे, खसोट में लगे हुए। अंग्रेजों की दृष्टि से विद्रोही जनता लालची, दृष्ट और बेरहम थी। जैसा कि 1857 के विद्रोह का जो चैप्टर है उसमें आप इसके बारे में और अधिक जानकारी हासिल करेंगे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता है? ये रिकॉर्ड्स एक विशाल भंडार से हमें बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन इस बात का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि यह सारे सरकारी रिकॉर्ड है। इससे हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, मतलब उनकी नीतियाँ क्या थी, भारत के प्रति उनका रवैया क्या था, जनता के प्रति उनकी सोच क्या थी। तो सब कुछ इस रिकॉर्ड और दस्तावेज़ के अंदर से हमें मिलता है, क्योंकि जो उन्होंने पत्र जो है दूसरे अफसरों को भेजे हुए हैं या जो उनकी नीतियाँ है, जो भी रिकॉर्ड से उसमें मिलता है। उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, इंटरेस्ट किस में था, किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई क्या होती थी। अभी हम देखेंगे रिकॉर्ड्स के अन्य स्रोत क्या है। अभी उसमें आप यदि देखते हैं कि सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले अन्य स्रोतों को ढूंढना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उस समय पढ़े लिखे नहीं थे और जो कुछ थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे तो उनकी अपनी डायरिया होती थी। यदि उन्होंने कहीं किसी स्थान की यात्रा की है तो वहाँ का वर्णन उनके पास मिलता है, यात्रियों का संस्मरण, आत्मकथाएं, स्थानिक बाजारों से बिकने वाली लोकप्रिय महत्वपूर्ण पुस्तकें महत्वपूर्ण होती है। तो यह अन्य स्रोतों में है। छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर बहस होने लगी। नेता और सुधारकों ने अपने विचार फैलाने के लिए लिखा, जैसा कि अलग अलग प्रकार के समाचार पत्र आए। जैसा आपको मालूम है कि लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्रों को शुरू किया और उसका नतीजा क्या हुआ, उनको कैसे अंग्रेज़ों ने उनके खिलाफ लिखने के कारण उनको जेल में भेज दिया गया। कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। जैसा प्रेमचंद जी के बारे में आप जानते हैं कि उन्होंने ग्रामीण लोगों के जीवन के बारे में अपने उपन्यासों के अंदर लिखा। तो कई ऐसे रिकॉर्ड्स भी हमको मिलते हैं। जैसा आपको मालूम है कि यह बहुत सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें यह पता चलता है कि ये पता नहीं लगता है कि इससे हम यह नहीं पता लगा सकते हैं कि आदिवासियों और किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव कर रहे थे, उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। अगर हम थोड़ी सी और कोशिश करते हैं तो हम इस बारे में भी हम जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे तो ये बातें भी आपको आदिवासियों के और दूसरे अन्य लोगों के बारे में भी आपको जानकारी उसमें आपको मिलेगी। जैसा कि आप प्रश्न देखिए, औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। दूसरा, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा। औपनिवेशिक शासन के समय सर्वेक्षण करना क्यों जरूरी था। चौथा, अधिकृत रिकॉर्ड्स कौन से चीजों का पता नहीं चलता। अधिकृत रिकॉर्ड से कौन सी चीजों का पता नहीं चलता। और पांचवा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है।
तो ये प्रश्न आपने नोटबुक में लिखे होंगे, उसका आपको जवाब लिखना है और अच्छी तरह से इस वीडियो को आपको देखना है। धन्यवाद। आगे का और एक स्रोत हम देखेंगे। इंसान उनके खाने के लायक नहीं है, एक स्रोत है। अखबार से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। या 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस में बावर्ची खाने से आने वाला घटिया भोजन के खिलाफ उन्होंने खाना खाने से इनकार कर दिया। और जब यह खबर दूसरे जगह पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो एक हड़ताली का कड़वा सच यह था कि पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वो कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसको जानवर तक नहीं खा सकता। हिंदुस्तान टाइम 22 मार्च 1946 का। यह आपको यह अन्य स्रोतों जैसा कि उस समय के जो समाचार पत्र थे उसमें यह खबरें आती थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड्स जो है किस तरह का खाना होता था, बेकार था, अच्छा था, क्या स्थिति थी, उसका इतना आपको रिकॉर्ड अंग्रेज़ों के रिकॉर्ड से नहीं मिलता। तो हमारा ये दूसरा विभाग समाप्त होता है। नमस्ते।